बच्चों के लिए एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। इसी को आज हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम अभी 2 महीना और बाकी है। बस एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है। तो एग्ज़ाम का टाइम जब नज़दीक आ गया है तो आज हम शुरू करते हैं हाई स्कूल के बच्चों के लिए एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। और इसी पे अब त्रिकोणमिति के बाद त्रिकोणमिति के दोनों पार्टों को पढ़ा के बाकी जो अन्य चैप्टर हैं जो भी एग्ज़ामों में अच्छे से पूछे जाते हैं, जिसमें से अच्छे नंबर निकलते हैं, उनके बारे में और जो चैप्टर है आगे बच रहे हैं उनके पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है आइए चलते हैं इसको संधि विच्छेद करते हैं। जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता हमारा त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रि मतलब होता है 3, अकोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है मापन। मतलब कि तीन कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब त्रिकोणमिति कहलाता है तो 3 कोणों का मापन है। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया। अब अगर हम इसमें कोणों को दिखाएं तो 3 कोण का मतलब ये है कि अगर ये एक कोण ये है और ये एक कोण है और ये एक कोण है, अगर इसका हम नामकरण करें तो ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। तो कोण ए के सामने की जो भुजा होती है ए होती है, और बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी हो जाएगी। एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे कि जब हमको कोण लिखना है, ये कोण का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? कोण का चिन्ह है। जब हमको कोण लिखना हो तो कैपिटल लेटर ए बी और सी से लिख सकते हैं। लेकिन जब भुजाओं के बारे में हमको लिखना रहेगा तो हम भुजाओं को कैपिटल ए से नहीं, भुजा को हम स्मॉल ए बी और सी में लिखेंगे। यही इन दोनों के में अंतर होता है कि अगर कैपिटल लेटर में लिखा गया है ए बी सी तो इसका मतलब ये एक कोण के बारे में कह रहा है, और स्मॉल लेटर में ए बी सी है तो इसका मतलब ये है ये भुजा के बारे में बात कर रहा है। तो जब ये भुजा के बारे में बात कर रहा है तो इसको देखते हैं कि अब मान लीजिए हम लोगों को पढ़ना है त्रिकोणमिति। तो ये समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। किस पे होता है? समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। ये समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। देखिए, अगर कोण ये ए है तो इसके सामने की भुजा ये हो गई। कोण सी ये है तो इसके सामने की भुजा ये हो गई। सामने मतलब ऐसे, और इसके सामने ये और इसके सामने ये हो गई ना। तो कोण ए के सामने की भुजा ए, कोण बी के सामने की भुजा बी और कोण सी के सामने की भुजा सी। जब हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, तो जो त्रिकोणमिति होता है ये 90 अंश पर आधारित ये होता है। ये 90 डिग्री पर आधारित ये होता है। तो 90 डिग्री पर आधारित का मतलब ये है कि इसका एक कोण समकोण होता है। एक कोण समकोण होता है। इसका एक कोण समकोण होता है। एक कोण समकोण होता है और दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण होते हैं। तो समकोण का मतलब कितना हुआ? समकोण का मान कितना हुआ? समकोण मतलब 90 डिग्री, और न्यून कोण का मतलब कितना हुआ? 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम। ठीक है, हम लोगों ने इससे कितना जाना?
कि जो तो हम जानते हैं कि ये एक त्रिकोणमिति है, तो इसका एक कोण समकोण होता है और दो कोण न्यून कोण होते हैं। समकोण का मतलब होता है कि 19 डिग्री और न्यून कोण का मतलब होता है 19 डिग्री से कम। तो हम इसके आगे के कंसेप्ट को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि हमने पुनः एक तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति को खींचा और इसका मान इसमें रखना शुरू किया। तो इसमें एक कोण समकोण होगा, तो समकोण का मतलब ये वाला कोण समकोण होगा। समकोण कैसे हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि देखिए समकोण का मतलब ये होगा कि एक जो रेखा हो वो लेटी हुई रेखा हो और दूसरी रेखा जो हो उस पर लंबवत टिकी हुई हो। तो ये जो दोनों मार्कर आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो ब्लैक वाली मार्कर है ये लेटी हुई रेखा है और जो रेड वाली मार्कर है ये इस पर लंबवत खड़ी है। तो इसके इस साइड में भी 19 डिग्री का कोण बनेगा और इसके इस साइड में भी 19 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी है कि ये जो रेखा अगर इसको हम आगे तक ऐसे बढ़ा दें, इस रेखा को हम ऐसे आगे तक बढ़ा दें, तो ये जो रेखा आ रही है ये इस रेखा पर लंबवत खड़ी हो जाएगी। तो इसके इस रेखा के ये जो रेखा ऊपर से लंबवत इस रेखा पर खड़ी है, इसके इधर का कोण भी 19 डिग्री होगा और उधर का कोण भी 19 डिग्री होगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को कि जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, इसके अंतः कोणों का मान जो होता है, अंतः कोणों का मान जो होता है वह 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। किसी तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है उसके अंतः कोणों का मान, अंतः कोण का मतलब कि अंदरूनी कोण। ये देखिए, ये अगर इसका हम नामकरण कर दें ए बी और सी, हमने इसका नामकरण कर दिया। ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। तो इसके अंतः कोण का मान मतलब कि इस कोण ए के अंदर जो अंदर वाले कोण का मान और इस बी के अंदर वाले कोण का मान और सी के अंदर वाले भाग के कोण का मान, सी के अंदरूनी कोण का मान। इसके बाहर भी कोण बनेगा लेकिन अंतः कोण मतलब अंदर के कोण का मान 180 अंश होता है। तीनों कोणों का मान, किसी तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है, जो त्रिभुज बनता है, उसके अंतः कोणों का मान मतलब अंदर के जो कोण होते हैं, अंदर साइड के जो कोण होते हैं, उनके कोणों का जो मान होता है वो 180 अंश होता है। तो जब हम मान लेते हैं कि इन तीनों कोणों का मान 180 अंश ही होगा, क्योंकि लिखा गया है अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। तो ई अकेले 90 डिग्री ले लिया, बचा कितना 90 डिग्री और बचा। तो जब 90 डिग्री अकेले ले लिया और 90 डिग्री और बचा है, तो आधा आधा बांट दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 45, तो भी 90 हो जाएगा। तो ये इतना ना करके इसको हम ऐसे भी बांट सकते हैं, 60 और 30 के रेशियो में बांट सकते हैं, ठीक ना। 45 के रेशियो में बांट सकते हैं और 60 और 30 के भी रेशियो में इसको बांट सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में 45 ही हम इसको दे दें और 45 को ही फॉलो करें। कभी कभी ये 60 और 30 अंश को भी फॉलो करता है और कभी कभी 45 अंश को भी फॉलो करता है, लेकिन इसका जो ये वाला कोण होता है हमेशा 19 डिग्री का ही रहेगा, 19 डिग्री का ही हमेशा ये कोण बनेगा। ये जो कोना यहाँ पे है इस कोने पे हमेशा 19 डिग्री का कोण बनेगा। ये जो दोनों कोण होते हैं इनके मान आपस में बदलते रहते हैं। इसके बाद से अब हम निकालते हैं इसकी अनुपातिक मान, अनुपातिक मान को। अब अनुपातिक मान निकालने का मतलब ये है
कि और एक चीज़ और है, अगर ये ना हो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर डायरेक्टली रख दिया है, अगर मान लीजिए कि ये 19 डिग्री हो गया, ये ए बी और सी है, अगर ये वाला कोण ए है और ये वाला कोण बी है और ये वाला कोण सी है, अगर ये वाला 19 डिग्री है तो हम इसको थीटा मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं? थीटा। और जब ये इसको थीटा हम मानेंगे तो ये वाला जो कोण होगा ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा बताइए थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? तो थीटा जन होता है, थीटा मतलब होता है कोण का मान, कोण का मान, कोण का मान। ये एगो चर संख्या है, चर संख्या। क्या है ये? चर संख्या। क्योंकि थीटा की जगह पे 0 अंश भी आ सकता है, 0 अंश नहीं आएगा, 30 अंश भी आ सकता है, 45 अंश भी आ सकता है, 60 अंश भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए थीटा जो होता है वो कोण का मान होता है और ये एक चर संख्या होता है। चर संख्या उसको कहते हैं कि जो जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, उसके मान में परिवर्तन होता रहता है। और अचर संख्या होती है जिसका मान स्थिर रहता है, उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका अनुपातिक मान अगर हम निकालें, देखिए हम इसको इतना प्यार से और इतना रेखाओं के द्वारा इसलिए आप लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आए, वरना एक ही ग्राफ से आप लोगों को पूरा का पूरा समझा देते हैं। ये अलग अलग ग्राफ बना रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए, कन्फ्यूजन ना रहे। अब इसको फिर हम नामकरण करते हैं, तो ए बी सी, तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये हो गया। ठीक ना, इसके बाद से हम क्या करते हैं इसमें कि अब आता है अनुपातिक मान निकालना। तो अनुपातिक का मान का मतलब क्या होता है कि साइन, कास, टैन, काट और सेक और कोसेक का मान निकालना। अब थीटा इसको मानते हैं, त्रिकोणमिति में थीटा का यूज होता है, तो यहाँ पर थीटा थीटा बढ़ा देंगे, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमने ऊपर लिखा है थीटा मतलब होता है कोण का मान, या थीटा जो होता है चर संख्या होता है। ठीक है, तब अगर अनुपातिक मान हमको निकालना है, जैसे कि मान लीजिए हमको साइन का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है, टैन का मान निकालना है, काट का मान निकालना है, सेक का निकालना है और कोसेक का निकालना है। हम अगर इनके अलग अलग मानों को निकालें तो इन भुजाओं के द्वारा ही इनके मान को हम निकालते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको उल्टा कर दें, थोड़ा सा ए कहने में आसानी रहेगा। देखिए ए बी सी, अगर इस त्रिभुज के इस कोण के द्वारा अगर देखा जाए, इस कोण के द्वारा, कोण ए के द्वारा अगर देखा जाए, तो ये वाली जो रेखा होगी ये लंब होगी। क्या होगी? लंब। ये वाली जो रेखा होगी क्या होगी? लंब। ये जो रेखा होगी ये होगी आधार, और ये जो रेखा होगी क्या होगी? कोण। तो जो सबसे बड़ी कोण होती है उसके सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण कहलाती है। ठीक ना, वही कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो अब अगर हम एल को, लंब को एल से डिनोट कर दें, आधार को ए से डिनोट कर दें और कर्ण को के से डिनोट कर दें, तो लंब को एल से हमने डिनोट कर दिया, कर्ण को के से डिनोट कर दिया और आधार को हमने ए से डिनोट कर दिया। लंब को हम, और अगर हमको साइन का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा का वैल्यू। कैसे? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, और कास थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है
आधार बटे कर्ण, और जो tan थीटा का वैल्यू निकल के आता है वो होता है लंब बटे आधार। ये तीनों बेस होते हैं, इन्हीं तीनों से इन तीनों का वैल्यू आराम से निकल जाता है। कौन कौन बेस होते हैं? साइन थीटा, कास थीटा और tan थीटा के जो वैल्यू होते हैं ये बेस वैल्यू होते हैं, मतलब कि ये एकदम महत्वपूर्ण है, ये है एकदम तीनों महत्वपूर्ण है। इन्हीं तीनों से जो तीनों जो नीचे के तीन बचते हैं इन तीनों का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। किसके द्वारा? साइन थीटा का मान पता रहे, कास थीटा का मान पता रहे और tan थीटा का मान पता रहे, तो इन तीनों के द्वारा हम, ये तीनों बेस होते हैं तो साइन के द्वारा हम, कास के द्वारा और tan के द्वारा इनका भी मान हम आराम से बारी बारी से निकाल सकते हैं, आराम से और बारी बारी से इसको हम निकाल सकते हैं। फिर इसको अगर लेके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है कि फिर हमने इसको एक आकृति बनाई और इसका हमने नामकरण किया ए, बी और सी। तो ये वाला जो कोण होगा ये 19 डिग्री हो गया, चलो ठीक है। और इसके जो सामने की जो भुजा है ये क्या हो गई? कर्ण। कर्ण आधार ये हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? लंब। तो हमने यहाँ पे डिनोट किया है इस वाले में कि लंब को L से, आधार को A से और कर्ण को K से। इसी को लंब को ही कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसको आधार को बोलते हैं बेस और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ से अब इसके द्वारा हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो हमने आप लोगों से ये कहा कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात निकालने के जो मान होते हैं वो बेस होते हैं कौन कौन? साइन थीटा, कास थीटा और tan थीटा। अगर साइन थीटा का मान पता है, कास थीटा का मान पता है और tan थीटा का मान पता है तो हम इससे इन्हीं तीनों से काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि क्योंकि साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। और tan थीटा का जो उल्टा मान होता है वो होता है, tan थीटा का जो मान होता है वो होता है 1/cot थीटा। साइन थीटा का जो मान होता है 1/cos कोसेक थीटा और कास थीटा का जो मान होता है ये उल्टा होता है 1/sec थीटा और tan थीटा का जो मान होता है ये इसका उल्टा होता है 1/cot थीटा। तो साइन थीटा से हम 1/cos थीटा का मान निकाल लेंगे, कोसेक का मान निकाल लेंगे, साइन थीटा से हम कोसेक का मान निकाल लेंगे और कास थीटा से सेक का मान निकाल लेंगे और tan थीटा से काट थीटा का मान। तो साइन देखिए इसमें साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कास का उल्टा क्या होता है? सेक और tan का उल्टा क्या होता है? काट। ये तीनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ से हम साइन की वैल्यू से कोसेक की वैल्यू को निकाल सकते हैं, कास की वैल्यू से सेक की वैल्यू को निकाल सकते हैं और tan की वैल्यू से हम काट की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। अब आता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम निकाल रहे हैं तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम निकाल रहे हैं तो हम यहाँ से
साइन का, कास का और टैन का मान निकालना, देखा कितना आता है। तो साइन का जो मान आता है, साइन थीटा का मान, वो होता है लंब बटे कोण, और कास थीटा का जो मान आता है वो होता है आधार बटे कोण, और टैन थीटा का जो मान निकल के आता है वो होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अगर इन्हीं से हम कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा का मान निकालें तो देखें निकलता है कि नहीं निकलता है। जब हमने कहा कि ये उल्टा है, साइन किसका उल्टा है? कोसेक का उल्टा क्या है? साइन। उल्टा का मतलब इसके ऊपर और एल नीचे चला आएगा, तो कोण बटे लंब। और सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस का। तो कॉस का मान है आधार बटे कोण, तो सेक का मान कितना हो जाएगा?